हेलो बच्चों, ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि आज हमारी महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देहरादून उत्तराखंड के दौरे पे आई हुई थी। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे इससे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पुट होते हैं। लेकिन उससे पहले आप जान लो कि हाल फिलहाल में एसएससी सीजीएल का पेपर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट था। पूछा गया था कि वो जो महामहिम है, करंट प्रेसिडेंट है, वो करंटली कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। तो वो कम्युनिटी का नाम है बेटा सेंथल कम्युनिटी। ध्यान रखना इस चीज को, सेंथल कम्युनिटी। और इसके बाद एक और क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि वो कौन से स्टेट से ये कम्युनिटी बिलोंग करती है। तो वो नाम है बेटा उड़ीसा। ध्यान रखना, बहुत लोग उड़ीसा लिखते हैं, इस चीज को ध्यान में रख के चलें कि उड़ीसा हो चुका है वो चीज। अब आते हैं आज की वीडियो में, हम लोग बात करेंगे कि कैसे एनडीए सीडीएस एफ कैट में एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पुटअप होते हैं आपके इस टॉपिक से। तो हर एक चीज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नॉमिनेशन, इलेक्शन, मिनिमम एज, ओथ कौन दिलाता है, हर एक चीज माइन्यूट डिटेल्स तक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं हमारे सबसे पहली हेडिंग पे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहला पॉइंट होता है कि सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक होना बहुत जरूरी है किसी को अगर राष्ट्रपति बनना है। दूसरा पॉइंट आ जाओ, मिनिमम एज और मैक्सिमम एज। मिनिमम एज की अगर बात करें तो मिनिमम एज होती है 35 ईयर्स। इस चीज को ध्यान रखें, मिनिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। दूसरी चीज जो आती है इसमें मैक्सिमम एज के बारे में, तो मैक्सिमम एज हमारे संविधान में डिफाइंड नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना, इट इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है बच्चे। इसके बाद आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे बात करें, क्वालिफाइड टू कंटेस्ट इलेक्शन टू दी लोकसभा। इसका मतलब है कि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र या फिर इंग्लिश में इसी को कहते हैं किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप एज अ रजिस्टर्ड वोटर होने चाहिए। आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हो। नॉट कंपल्सरी टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा बट कंपल्सरी टू बी अ रजिस्टर्ड वोटर इन एनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्लियर है। फोर्थ पॉइंट पे आए, ही और शी शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। मतलब कि अगर वो राष्ट्रपति की जब ओथ लेंगे या लेंगी तो उनको कोई भी सेंटर और स्टेट से सैलरी विड्रॉ ना हो रही हो। बात क्लियर है। मेरे ख्याल से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेकंड पे आते हैं, सेकंड हेडिंग है हमारी कंडीशंस ऑफ ऑफिस। कंडीशंस ऑफ ऑफिस में बहुत माइन्यूट से पॉइंट है कि टेन्योर कितने टाइम का होता है। जब कोई राष्ट्रपति बनता है तो टेन्योर 5 इयर्स का होता है, ध्यान रखना। ओथ कौन दिलाता है, ओथ मतलब शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ दिलाने का काम है सीजेआई का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि करंटली 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, डीवाई चंद्रचूड़। बात क्लियर है। इलेक्शन डिस्प्यूट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन डिस्प्यूट को कौन देखता है, तो उसका काम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। ध्यान रखना, प्रेसिडेंट एज वेल एज वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देखेगा। इसके अलावा यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं बेटा कि सुप्रीम कोर्ट ये चीज देखेगा। इसके अलावा आ जाओ, फॉर हाउ मैनी टाइम्स ही कैन बी री इलेक्टेड, कितनी बार वो री इलेक्ट किया जा सकता है, तो वो कितनी बार भी फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स वो री इलेक्ट किया जा सकता है। जैसे कि आप यूएसए में जाओगे तो कोई भी व्यक्ति 2 टर्म के लिए ही राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन हमारे भारत देश में कोई भी व्यक्ति वो कितनी बार भी राष्ट्रपति चुना जा सकता है। बात क्लियर है। थर्ड हेडिंग पे आते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हाउ नॉमिनेशन इज फाइल्ड। नॉमिनेशन कैसे फाइल किया जाता है। तो पहला पॉइंट आते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। पहली बात तो ये जानो इलेक्टोरल कॉलेज क्या है। इलेक्टोरल कॉलेज मतलब है कि वो व्यक्ति, वो लोग जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डाल रहे हैं। लिखा हुआ है कंसिस्ट ऑफ ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब एमपीज की बात हो रही है। अगर एमपीज की बात करूं तो एमपीज में कौन कौन आ जाते हैं, लोकसभा आ जाता है प्लस राज्यसभा आ जाता है। राज्यसभा में, लोकसभा के तो सारे मेंबर आ गए,
लेकिन राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं? 238 प्लस 12 मेंबर होते हैं, जिसमें कि 238 मेंबर इलेक्टेड होते हैं और 12 नॉमिनेटेड होते हैं। तो ध्यान रखना, ये 12 नॉमिनेटेड मेंबर इस इलेक्शन में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता है। तो जब प्रेसिडेंट आएगा तब उनको वो अपॉइंट करेगा। क्लियर है? इसके अलावा एंड ऑल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका मतलब है कि सारे के सारे एमएलएज कहां के? विधानसभा के, है ना? बात क्लियर है? लेजिस्लेटिव असेंबली के। तो इसका मतलब कितनी जगह पे विधानसभाएं हैं? 28 स्टेट्स में है और साथ ही साथ बेटा 2 यूटीज में है। इस चीज को ध्यान रखना, 2 यूनियन टेरिटरीज में है। कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज? एक तो हो गई बेटा दिल्ली और एक हो गया बेटा पुडुचेरी। इस चीज को जरूर ध्यान में रखें कि 2 यूटी से ये एमएलएज इस भाग ले सकते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। इसके अलावा इस पॉइंट में लिखा हुआ है कि मिनिमम 50 एज प्रपोजर्स एंड मिनिमम 50 मोर एज सेकेंडर्स। इस चीज को समझो, लेट करके चलो कि 1000 लोग हैं इन सारे एमपीज और सारे एमएलएज को मिलाकर, 2 कैंडिडेट हैं ए और बी। तो इसका मतलब है 50 प्रपोजर्स, मतलब इन 1000 में से 50 मिनिमम चाहिए किसी एक व्यक्ति को सपोर्ट करने के लिए। अगर ऐसा होता है तो वो नॉमिनेशन में आगे जाएगा, सिर्फ यहाँ पे ही रुक नहीं जाएगा। आगे लिखा है मिनिमम 50 मोर एज सेकेंडर्स। इसका मतलब है 50 सेकेंडर्स और चाहिए 950 में से, जो इन 50 लोगों को सपोर्ट करेंगे इस एक ही नाम के लिए, तो वो नाम आगे चला जाएगा। आई होप मैं क्लियर हूं आप सभी को, बात क्लियर है? इसके अलावा जब नॉमिनेशन फाइल हो जाएगा तो 15,000 रुपए, ध्यान रखें कि ₹15,000 आपको देने पड़ेंगे आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 15,000 रुपए जमा कराने पड़ेंगे आपका जब नॉमिनेशन एक्सेप्ट कर लिया जाता है। बात क्लियर? आरबीआई को आप दोगे, लेकिन यहाँ पे लिखा है व्हेन इट इज फॉरफिटेड, मतलब कब वो अमाउंट आपको वापस नहीं किया जाएगा? जब पूरे टोटल लोग जो वोट डाल रहे हैं उसमें से 1/6 वोट से अगर आप कम सिक्योर करते हो, इससे कम आपको वोट मिलते हैं, तभी आपको ये अमाउंट 15,000 रुपए की वापस नहीं की जाएगी। क्लियर है? मेरे ख्याल से आज के दिन आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो और ऐसी ही वीडियो पे आप और देखना चाहते हैं और ऐसी यूजफुल वीडियो देखना चाहते हैं, तो अगला मेरा टॉपिक होने वाला है प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, कि इलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और चैनल पे बने रहें। जय हिंद बच्चे।